ओके हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 है आपके मैथमेटिक्स में। ठीक है, हालांकि लीनियर इक्वेशन से मैं अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे आऊंगा, पहले लीनियर इक्वेशंस के बारे में सुनिए। लीनियर इक्वेशंस जो हैं आपके लाइफ में सीबीएसई के मुताबिक ऑन एन एवरेज 7th 8th से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ब्रांडिंग के नाम के तहत आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, लेकिन स्टार्ट हो गया था। फिर ब्रांडिंग जो हुई प्रॉपर वे में, मोटा मोटा आप कह सकते हो 8वीं में हुई, और फिर 9th में तो प्रॉपर वे में ब्रांडिंग कर दिया। ठीक है, और फिर 10th में ये चीज दोबारा आई है। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं पहले क्या पढ़ा, अब क्या पढ़ने वाले हैं और आगे क्या रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका लीनियर इक्वेशन जो होती है, लीनियर का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। ठीक है, एक एक चीज के बारे में अगर हम जान जाएंगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर हो जाएगी। तो देखिए लीनियर का क्या मतलब होता है। एक ऐसा पॉलिनॉमिक स्टेटमेंट जिसमें डिग्री जो है वो 1 हो। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, HIGHE, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। पॉलिनॉमियल्स में आप लोगों ने पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था। ठीक है, तो एक ऐसी स्टेटमेंट होगी, पॉलिनॉमिक स्टेटमेंट होगी, वेरिएबल, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट्स वगैरह की एक स्टेटमेंट होगी, जिस स्टेटमेंट के अंदर हाईएस्ट पावर 1 होगी। मैंने इक्वेशन नहीं बोला, मैंने स्टेटमेंट बोला। इक्वेशन मैं तब बोलूंगा जब मैं LHS, RHS और एक रिलेशनशिप की बात करूंगा, उस पर भी मैं आता हूं। पहले मैं लीनियर के बारे में बताता हूं। पेयर तो आपको मालूम ही है, पेयर का मतलब क्या होता है? अ सेट ऑफ 2। ठीक है, पेयर 2 इक्वेशंस, अ सेट ऑफ, अ पेयर ऑफ 2 कहते हैं ना, अ पेयर ऑफ सिजर्स। तो सेट, पेयर का मीनिंग आपको मालूम है कि एक सेट को कहा जाता है दोस्तों। और अगर बात उसके बाद मैं लीनियर की बात कर रहा था, पेयर आपको मीनिंग मालूम है। लीनियर का मतलब हो गया कि एक ऐसा पॉलिनॉमिक स्टेटमेंट जिसकी हाईएस्ट डिग्री, जैसे कहते हैं हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल पे, वो 1 होगी, तब वो लीनियर कहलाता है। ठीक है, इक्वेशन जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इक्वेशन का क्या मतलब होता है, इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 3x + 5 = 0। ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये इक्वेशन है। जब मैं यहां से ये इक्वालिटी का साइन हटा दूंगा, ठीक है, इक्वालिटी का जब मैं साइन हटा दूंगा तब ये स्टेटमेंट कहलाती है। तो एक तीर से 2 निशाना करते हैं। पहले तो समझ लीजिए ये लीनियर स्टेटमेंट क्यों है, एक पॉलिनॉमिक लीनियर स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, क्योंकि और कोई वेरिएबल है नहीं। अगर मान लीजिए यहां पे क्यूब होता तो इसकी डिग्री 3 होती, तो ये क्यूबिक कहलाता, ना कि लीनियर। लीनियर का मतलब हो गया वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 होगी। ठीक है दोस्तों, तब वो लीनियर कहलाता है। तो लीनियर आपको मालूम चल गया, ये एक लीनियर पॉलिनॉमिक लीनियर स्टेटमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन की। कब बोलते हैं दोस्तों इक्वेशन? इक्वेशन तब कहलाती है जब 3 हिस्से हों। 3 हिस्से जब इंक्लूडेड होते हैं तब हम बोलते हैं इक्वेशन। सिंपल डेफिनेशन है, इक्वेशन एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक स्पेशल स्टेटमेंट है जिसमें 3 हिस्से होते हैं दोस्तों। एक LHS होता है, एक RHS होता है, और एक होता है रिलेशन। मैं ऐसे लिख देता हूं REL, रिलेशन। ये रिलेशन किस प्रकार के हो सकते हैं? इक्वल टू हो सकता है, इंप्लाई हो सकता है, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू हो सकता है, लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, इस टाइप की जो चीजें होती हैं। ठीक है, ये सब रिलेशन कहलाते हैं, मैथमेटिकल रिलेशंस कहलाते हैं। इसको हम इंप्लाई कहते हैं। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, C + O2 गिव्स CO2, ये क्या कहलाता है? ये केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपका LHS है, इसमें भी आपका RHS है, और एक रिलेशन है। ठीक है, तो मैथ्स में भी यही है। 3 हिस्से होते हैं दोस्तों, एक LHS, एक RHS और एक रिलेशन। ये तीनों चीजें
चीजें जब एक स्टेटमेंट में होती है तो उस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट की बजाय इक्वेशन कहते हैं। तो आपको मालूम चल गया लीनियर का पेयर का क्या मतलब है, दो होंगी जी, पेयर का मतलब दो होंगी। लीनियर का क्या मतलब है, एक ऐसे स्टेटमेंट जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, जिसे हम डिग्री कहते हैं मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है। और इक्वेशन का क्या मतलब हो गया दोस्तों, इक्वेशन एक ऐसे स्पेशल स्टेटमेंट जिसमें 3 हिस्से शामिल होते हैं, LHS, RHS एंड रिलेशन। तो ये इक्वेशन कहलाती है। इन 2 वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स तो सभी को मालूम है, आप 10th की मैथ्स पढ़ रहे हैं, वेरिएबल आपको मालूम ही होगा। वेरिएबल का मतलब हो गया जिसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो कि किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है लेकिन उसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, उसको वेरिएबल कहते हैं। दैट कैन बी चेंजिंग और वी आर अनअवेयर ऑफ इट कैन हैव एनी वैल्यू, उसको वेरिएबल कहा जाता है अगर मैथमेटिकली हम डिफाइन करना चाहें तो वेरिएबल्स को हम क्या यूजुअली किसमें डिनोट करते हैं, एक्स वाई जी, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, है कि नहीं। तो ये तो हो गया आपके चैप्टर का नाम में अर्थ क्या छुपा था उसके बारे में बताया। पेयर 2, लीनियर, हाईएस्ट पावर 1, इक्वेशन 3 कंपोनेंट्स को मिलाकर एक स्पेशल स्टेटमेंट, LHS, RHS एंड रिलेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब वो स्टेटमेंट के अंदर जो आप स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, स्पेशल इक्वेशंस जिसे कहेंगे, जो इक्वेशंस हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर दोस्तों 2 प्रकार के वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तो आपके चैप्टर का नाम है जिसको मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में शॉर्ट में बताने की कोशिश की। अब थोड़ा आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि अब एक्चुअल में ये किस प्रकार के स्टेटमेंट्स होते हैं और इसका नाता हमारे 8वीं क्लास से कैसे जुड़ा हुआ है, जो कि आज हम 10th में दोबारा उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और यहीं तक नहीं है बात दोस्तों, ये तो आपके ग्रेजुएशन में भी आपको मिलेंगे, 11th में भी है, बस वहां पे इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल की जगह पे इक्वेशंस जो हैं वो इनइक्वालिटीज के रूप में हैं, मतलब उसमें ना ये वाली चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। 11th क्लास में ना इक्वल्स टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, एक चैप्टर है बकायदा लीनियर इनइक्वालिटीज के नाम का 11th क्लास में, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है, उस पर भी आएंगे थोड़ी देर में। पहले अब थोड़ा देखते हैं कैसे चीजों को इंक्लूड किया गया था, तो थोड़ा सा रब कर लेता हूं मैं इसको। अभी देखते हैं दोस्तों क्लास 8 से। देखिए फर्स्ट टाइम जब आप लोग 8th में जब आप मैथ्स पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों को कुछ इस प्रकार की क्वेश्चंस हुआ करते थे, और मान लीजिए 3/2x + 5 इक्वल्स टू मान लीजिए 3 दिया है, ठीक है, और बोलते थे कि फाइंड x, है ना, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हुआ करते थे, फाइंड x। तो बेसिकली वो ये सिखाना चाहते थे कि आपको शिफ्ट करना आ जाए, मल्टीप्लाई वगैरह आ जाए, x को रिलीज करना आ जाए, तो ये सिखाया जाता था 8th में। तो आप लोग कैसे सॉल्व करते थे इसको, कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते थे, इसको भेजा जाता था, मैं याद दिला रहा हूं बस, ठीक है। तो फिर आप इसको सॉल्व करते थे, -2 कर देते थे, तो 3x, वो 2 इधर चला जाता था, ये इधर चला जाता था, तो ये कुछ इस प्रकार से नजर आता, 3x हो जाता था -4, फिर डिवाइड में भेजते थे -4/3, और ये आंसर आप लिख देते थे। तो ये जो आप लोग करते थे ना, बकायदा आपका जो चैप्टर्स हुआ करता था, ये करते थे, ये एक्चुअल में एक लीनियर इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था ये। क्यों? क्योंकि कोई भी बता सकता है भाई, देखो इक्वेशन क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि 3 हिस्से हैं इसके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 हिस्से हैं, ये LHS है, ये रहा आपका RHS, है ना, और ये रहा आपका रिलेशन, रिलेशन को R से डिनोट कर रहा हूं, ये आपका रिलेशन, इक्वालिटी का रिलेशन, इसलिए इसको इक्वेशन बोला गया। लीनियर क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। देखिए ना, इस पूरे इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, पूरी इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल है जो कि x है, जो कि आपका ये x है कि नहीं, और उस पे हाईएस्ट पावर क्या है, जब पावर ना हो तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, अगर 2 होगा तो लिखेंगे 2, 3 होगा तो 3 लिखेंगे, कुछ नहीं लिख रहे हैं, x के ऊपर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। मैथ्स का सिंपल सा फंडा है।
तो क्या हुआ दोस्तों, लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों बना, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। इक्वेशन क्यों बना, क्योंकि 3 चीजें इसमें शामिल हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल था। तो ये आपने पढ़ा में था मेरे दोस्तों 8th क्लास में। आप लोगों को ऐसे ब्रांडिंग करके नहीं पढ़ाया गया, बस वैल्यू निकालना सिखा दिया गया था कि भाई एक्स की वैल्यू निकालो, बात खत्म। आप लोग बहुत आराम से वैल्यू भी निकाल देते थे, मार्क्स भी फुल मिल जाता था। बस थोड़ा सा ये जो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं कि चीजों, हर चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये आप लोग कर देते थे, निकाल देते थे। अच्छा, एक बात तो ये रही जो 8th में आपने किया। एक चीज और आप लोगों ने मिस किया, या शायद जान भी गए होंगे, टीचर्स ने बताया भी होगा या शायद ना भी बताया हो। वो क्या कि ये जो आपने वैल्यू निकाली है ना, ये जो आपने वैल्यू निकाली है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। मैं क्यों 8th वाली चीज को इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि इसी को मैं डायरेक्ट 10th क्लास से रिलेट कर दूंगा, तो आपको बहुत आसान लगेगा। डायरेक्ट करो ना तो आपको लगेगा यार इतना चीजें होती हैं, है ना। तो चीजों को और अच्छा सिंप्लीफाई वर्जन में अगर आपको समझ में आए, तो पुरानी चीजों को लेकर अगर हम शुरू करें तो और अच्छी तरह समझ में आता है कि आप क्या पढ़ चुके हैं और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था। इसलिए मैं ये बता रहा हूं। प्लस आपको पसंद आए तो आगे कर दीजिएगा, डायरेक्ट 10th वाला शुरू हो जाएगा, है ना। वीडियो का यही तो एक खास खूबी होती है दोस्तों। पर मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इसको प्रॉपर वे में समझें और जानें। खैर, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो आपने एक्स की जो वैल्यू निकाली है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये एक्चुअल में ये क्या दर्शा रहा है। तो एक मन में आएगा भाई एक्स की वैल्यू है बस, तो ये वैल्यू मतलब क्या है, फिजिकली ये क्या हमको कहना चाह रहा है। हमको ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी इक्वेशन है ना, हमारी इक्वेशन क्या है, यहां पे मैं लिख दूं, फिर से ये वाली इक्वेशन जरा लिख देता हूं, वहां पे काफी कुछ हो गया है। ये लिख देता हूं 3/2x + 5 = 3। ये है ना अपनी इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन जो आपको दिया हुआ था। इस इक्वेशन में जब आप इस x को उठा के डालेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इस x को उठा के डालेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगी, ये सेटिस्फाई करेगी। कैसे ये सेटिस्फाई करेगी देख लीजिए। मीनिंग, अगर मैं यहां पे 2 लाइन खींचूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे लिखूं LHS, यहां पे लिखूं RHS, ठीक है। अगर मैं ये 2 लाइन मैंने खींचा, LHS RHS लिखा, LHS वाला डिपार्टमेंट यहां लिख देता हूं। देखो क्या था LHS में, क्या था 3/2x + 5 था ना, और RHS में क्या था दोस्तों 3 था। तो अगर मैं इस वैल्यू को इसके अंदर डालूंगा, तो इसको अगर मैं वैल्यू डालता हूं तो क्या हो गया, 3/2 टाइम्स x की वैल्यू + 5, क्या है x की वैल्यू -4/3 है, ठीक है। ये इनटू में था ऑब्वियसली, ये 3 से 3 कट गया, ये आ गया 2, क्या हो गया -2 + 5। इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया 3, +3। ये देखो LHS में 3 आया, RHS में कितना है 3। इसका मतलब ये हो गया कि जो हम वैल्यू निकालते हैं ना, x की निकाल रहे, अभी तो फिलहाल एक में दिखाया, दूसरे में भी आप लोग यही जानेंगे। जो हम वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, जब वापस हम उसमें डालते हैं ना, तो वो स्टेटमेंट, वो स्पेशल स्टेटमेंट, सो कॉल्ड इक्वेशन, वो जो इक्वेशन होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है। मीनिंग ये चीज इसका सोल्यूशन कहलाता है। इट्स कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसको कहते हैं, इस चीज को जो x आप निकाले हैं वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम इसकी वैल्यू डालेंगे तो स्टेटमेंट, जो इक्वेशन है स्पेशल टाइप जिसे हम कहते हैं, वेल इक्वेशन भी स्टेटमेंट होती है स्पेशल काइंड, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। तो जब आप इसमें डालते हैं तो ये स्टेटमेंट जो है या इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। एक फिजिकल मीनिंग तो ये है, इसको कहते हैं अलजेब्रिक मीनिंग, फिजिकल अलजेब्रिक मीनिंग। यूं समझ लीजिए, अगर मैं इसी चीज को ज्योमेट्रिकली समझना चाहूं, सो कॉल्ड ग्राफिकली अगर मैं समझना चाहूं कि ये एक मीनिंग तो ये हो गया, सेटिस्फाई करती है। दूसरा मीनिंग क्या होता है कि ये जो है ना, एक्चुअल में ये जो है, अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं तो ये एक पॉइंट को दर्शाएगा। जैसे यहां पे -4/3 जो आ रही है 1 पॉइंट समथिंग, ये यहां पे एक एक्चुअल में एक पॉइंट को दर्शाता है। तो हमने अभी तक क्या सीखा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल
जो होता है वो दो चीजों को अभी अभी हमने देखा है। एक चीज कि जो इसका सॉल्यूशन निकलता है वो एक्चुअल में उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा होता है, जिसे हम एल्जेब्रिक सेटिस्फैक्शन कहते हैं ऑफ द इक्वेशन। और दूसरी चीज कि जो आप वन वेरिएबल की जो वैल्यू निकालते हैं सॉल्व करने के बाद, वो एक बेसिकली, या यूं समझो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो बेसिकली एक पॉइंट को, ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट को दर्शाता है दोस्तों। इसको नंबर लाइन पे भी समझ सकते हो कि नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट अगर हम देखें 0 1 2 -1 -2 तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो ये बेसिकली इसको बोल देते हैं लीनियर रिप्रेजेंटेशन या लाइन रिप्रेजेंटेशन। इसको ये हो गया 1D में, वन डायमेंशन में रिप्रेजेंट अगर कराओगे तो भी पॉइंट है जी। 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कराओगे इसको 2D कहते हैं या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं या सिंपल भाषा में ग्राफ कहते हैं। ग्राफ के अंदर अगर आप रिप्रेजेंट कराते हो तो एक पॉइंट को वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी कहानी जो आपने 8th में पढ़ी थी, सिर्फ वैल्यू निकाल के छोड़ दिया था। आगे की बात कुछ बच्चों को मालूम होगी, कुछ को नहीं मालूम होगा। जिनको नहीं मालूम है अब मालूम चल गया कि बेसिकली ये क्या दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था 8th में। फिर जब आप 9th में आए दोस्तों, जब आप थोड़ा रब कर लेने दीजिए, तो पहले रब कर लेता हूं फिर बताता हूं हमने 9th में क्या पढ़ा। 9th में हमारे पास ऑफिशियली 9th क्लास में हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया। क्या हुआ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं, 2 पेयर नहीं था, एक ही था। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिलीज हुआ था। क्या 9th क्लास में था? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स था, RIABLES। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आपके 9th में था। 10th में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। याद रखिएगा दोस्तों, पेयर है। और क्यों पेयर बोला है इसके बारे में भी अभी आपको 10 मिनट के अंदर मालूम चल जाएगा। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल क्लास 9th में इंट्रोड्यूस हो गया था। आप पढ़ कर आ चुके हैं 9th में। बाय द वे क्या पढ़ा था, रिकैप कर देते हैं जी। आपने पढ़ा था वही डेफिनेशन सेम टू सेम कि आपका इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हुआ करते थे। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। इसे कहते हैं दोस्तों जर्नल फॉर्म। क्या कहते हैं? जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, जिसमें आप A और B को कोफिशिएंट्स बोला जाता था। A एंड B को कोफिशिएंट्स बोला जाता था। ठीक है, आपका ये जो X और Y था ये वेरिएबल्स था, ऑब्वियसली ये आपके वेरिएबल्स थे। और ये जो C और ये जो 0 दिख रहा है दोस्तों, इसको हम लोग कांस्टेंट कहते थे। तो क्या क्या था? कोफिशिएंट्स, वेरिएबल, कांस्टेंट। ये वाली कहानी कहलाएगी आपकी, यहां तक जो कहानी है ये कहलाती है LHS, और ये वाली जो बातचीत है ये कहलाती है RHS। और इसे तो आप जानते ही हैं, रिलेशन ये कहलाती है। तो क्या बना दोस्तों? इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों लीनियर है जी? ऑब्वियसली क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं, ये देखिए ये दोनों वेरिएबल्स है ना, X एंड Y वेरिएबल्स हैं, तो इनकी जो हाईएस्ट पावर है, चूंकि इन्होंने लिखा नहीं है, इसका मीनिंग 1 है। 1 है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर आप देखें, और कुछ तो है नहीं, 1 है, तो इसलिए लीनियर कहलाया। इक्वेशन क्यों कहलाया? क्योंकि LHS भी है, RHS भी है, रिलेशन भी है इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल है। ये 9th में आपने पढ़ा था। इंट्रोडक्शन आपने 9th में पढ़ा था। 9th में आप इस कोई एक इक्वेशन दिया होता था ना, मान लीजिए कुछ ऐसा इक्वेशन है 3x - 5y = 6। ठीक है, ऐसी इक्वेशन आपको दी है और आपने क्या क्या इसके साथ 2 कर्म किए थे आपने। इनफैक्ट 3 चीजें आप लोगों ने किए थे, 3 कर्म किए थे, 3 काम किए थे। पहला, A, B और C को ढूंढना सिखाया गया था आप लोगों को 9th में। सिखाया गया था ना A, B, C को ढूंढना।
साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना सिखाया गया था, इसके 3-4 सॉल्यूशंस निकालना सिखाया गया था, 3-4 सॉल्यूशंस निकालना सिखाया गया था। ठीक है, और फिर इसी चीज को दोस्तों ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सिखाया गया था, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करना इसको सिखाया गया था। ये आपको 9th में सिखाया गया था। थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं, फिर जैसे ही आप आएंगे ना, बहुत आसान चैप्टर आपको ये लगेगा, लिटरली बहुत आसान लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि अच्छी तरीके से आप 8वीं 9वीं और 10वीं तीनों को एक साथ आप लोगों ने कहते हैं ना रिकैप्चुलेट किया, और बहुत आनंद आएगा आपको। देखिए कैसे एबीसी को पहले कैसे हम ढूंढ के निकालते थे 9th में, हमेशा ऐसे निकालेंगे बाय द वे। तो इसको इसके साथ कंपेयर किया जाता था। तो इसको कंपेयर करने के लिए दोस्तों हम क्या करते थे, ध्यान दीजिएगा, इसको हमें कंपेयर जब करना था तो हम क्या करते थे, हम करते थे ऐसे, इसको यूं लिख देते थे, प्लस -5y लिख देते थे, चूंकि c LHS में होता है तो इसको c को शिफ्ट कर देते थे, प्लस ये आ गया शिफ्ट होने के बाद माइनस इक्वल्स टू 0। इसको हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, ताकि जब हम इसको दोस्तों ये देखिए, इसको जब हम कंपेयर करेंगे ना तो बड़े ही आसान तरीके से हम A, हम B और हम C लिख पाए, इसलिए हमने ऐसे लिखा है। अगर आपको यहां पे थोड़ा बहुत परेशानी हो रही होगी तो मैं फिर से लिख देता हूं, जैसे 3x है, -5y है, इसको इधर भेज दो, -6 इक्वल्स टू 0। तो ये सब इधर आ गए, और इसको फिर आप इस फॉर्म में देखो, वहां पे प्लस होता है ना, जनरल फॉर्म में प्लस लिखा हुआ है तो यहां पे प्लस कर दो आप, लेकिन 5 को फिर ब्रैकेट्स के अंदर माइनस शो कर दो ताकि कंपैरिजन में आसानी रहे। ये देखो -6 है, वहां पे प्लस हमको शो करना है ताकि हम इसको साथ कंपेयर कर सके, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिए। तो ABC अब हम बड़े प्यार से, बड़े आसान तरीके से यहां पे लिख देते थे। 3 हो जाता था, B की वैल्यू -5 हो जाती थी, C की वैल्यू -6 हो जाती थी। तो ये चीज हमने देखा था कि कैसे हम ABC निकालते थे दोस्तों, निकालते थे ना ये चीज। और ये जो है निकालने का जो प्रोसीजर जो है दोस्तों, ये जो ABC निकालने का जो प्रोसीजर है आपके 10th में है। इनफैक्ट आप कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे, जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको हर बार ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छी बात होगी ना कि आपको कम से कम मालूम चल गया कि ABC हम 9th में कैसे निकालते थे। ये चीज हमको मालूम चल गया, नहीं में मालूम, मतलब अगर आपको भूल भी गए होंगे तो अब आपको मालूम चल गया। 3 या 4 सॉल्यूशन इसको कैसे निकाला जाएगा जी। तो ऐसा करते हैं, कहां पे करूं, ऐसे देखिए जरा एक बार, रब करना पड़ेगा, यहां पे करके दिखाते हैं, रुकिए। हम क्या करते थे, ओरली समझने की कोशिश कीजिए। हम x की वैल्यू कुछ लेट कर लेते थे, y की निकाल देते थे, एक वैल्यू ऐसे निकाल देते थे, वैसे ही दोबारा x की कोई और वैल्यू लेट कर लिया, y की वैल्यू निकाल लिया, ऐसे ही कर करके हम रिपीट करते थे। x की मान लो कोई और वैल्यू डाल दिया, y की वैल्यू निकाल लिया, या मिक्स भी कर सकते थे, एक बार x की वैल्यू लेट किया, y की निकाला, दूसरी बार y की वैल्यू लेट किया, x की वैल्यू निकाला, ऐसे करके हम कई बार वैल्यूज निकाल लेते थे। यूजुअली हमको 9th क्लास में 3 to 4 वैल्यूज निकालने के लिए कहा जाता था, वो हम निकाल लेते थे और फिर उसको हम ग्राफ पे भी प्लॉट करते थे। तो ये वाली जो कहानी होती थी, तो मैं इसकी वैल्यूज निकाल के आपको दिखाता हूं, कहां दिखाऊं। आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ, आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आई एम गोना रब दिस, और इस बोर्ड को इस तरफ जरा शिफ्ट, ऐसा समझ लीजिए कि ये आपके दिमाग में ही शिफ्टेड रहेगा, ये जो एक्सप्रेशंस जो मैंने डाले हैं। ठीक है, फिर देखिए एक बार, थोड़ा सा बोर्ड में मुझे जगह चाहिए ताकि मैं सॉल्यूशंस निकाल के दिखा सकूं आपको, तो इसको यहां से रब कर देते हैं जी। ठीक है, फिर आपको रिकैप्चुलेट करा रहा हूं चीजों को, क्योंकि ना देखो जब ये सारी चीजें याद आ रहेंगी ना आपको, तो 10th में ना बहुत आसान लगेगा। आई एम टेलिंग यू, मैं पहले भी कह चुका हूं, बहुत ही आसान लगेगा। देखिए कैसे, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6, ये है ना। तो
मेरे को सॉल्यूशंस निकालने हैं, 3 या 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। देखिए हम लोग क्या करते थे, पहले ऐसे एक बॉक्स सा बनाते थे, पता हो सकता है आप केस बना के कर ले, केस 1, केस 2, केस 3, बॉक्स बना के कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, आपकी मर्जी। यहाँ पे हम u लिख देते हैं, इधर x लिख देते हैं, इधर y लिख देते हैं। चलिए फिलहाल हम 3 वैल्यूज निकाल रहे हैं, 3 आ जाएगा तो बाकी भी निकाल ही सकते हैं, 4 निकाल लीजिए, 5 निकाल लीजिए, 10 निकाल लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो हम किसका निकालने वाले हैं, इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन को यहां पे ऊपर लिख देते हैं दोस्तों, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। देखिए कैलकुलेशन के लिए यहां पे हम लोग कैलकुलेशन करते रहेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो। x की मान लीजिए x की वैल्यू कुछ लेट कर लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू लेट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू लेट किया से 2 लेट किया, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो इस इक्वेशन में डाल दीजिए 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू मैंने क्या डाली है, पहली आपने ये लेट किया है, मैं लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको समझाने के लिए। क्या मैंने लेट किया 2, तो 2 हो गया, माइनस 5y इक्वल्स टू 6, 6 हो गया ये, माइनस 5y, 3 2 6 हो गया ना, ये इधर चला जाएगा, तो 6 माइनस 6 हो गया, 0 हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 बाई माइनस 5, y की वैल्यू 0 आ गई। तो 2 पे y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हो गया। अब एक काम करते हैं, ऐसे ही कर लो, आप चाहो तो y की भी वैल्यू लेट कर सकते हो, चाहो तो खाली x की भी वैल्यू लेट कर सकते हो, ऐसे ही चलो जस्ट फॉर फन। हम जरा y की वैल्यू लेट कर लेते हैं, y की वैल्यू लेट कर लेते हैं। y की वैल्यू अगर मैं लेट करूं, मान लीजिए कुछ भी लेट कर सकते हैं, बाय द वे -1 लेट कीजिए। चलिए अगर हम -1 लेट कर रहे हैं y की वैल्यू, तो क्या आएगा, वैसे ही आप इसको सॉल्व कर लीजिए जैसे अभी अभी सॉल्व किया था, है ना। तो जैसे ही मैं इसमें सॉल्व करूंगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6 इक्वेशन थी, इसके अंदर मैंने लेट किया -5, -1 इक्वल्स टू 6, तो क्या हो गया, 3x माइनस माइनस बिकम +5 इक्वल्स टू 6, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल टू 6 माइनस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1/3 आ गया, 1/3 आ गया दोस्तों। तो यहां पे लिख देता हूं, x की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, अब बार बार सॉल्व करने की, चलिए बाकी अब तीसरा भी कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखिए जैसे आपने ये किया, वैसे ही हम लोग तीसरी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज आपको निकालना 10th में भी है, ग्राफिकल मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये चीज आपको दोबारा करनी पड़ेगी। मैं बस आप लोगों को रिकैप्चुलेट करा रहा हूं जो 9th में पढ़ा था, वैसे ले लीजिए। चलिए इस बार फिर से x की वैल्यू लेट कर लेते हैं। देखिए एक वैल्यू कोई भी लेट कर लीजिए, चाहे x की कर लीजिए, चाहे y की कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लेट कर रहा हूं, जस्ट फॉर फन, x की वैल्यू अगर मैंने 0 लेट किया, तो ये खत्म हो गया, है ना, और इधर जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 0 0 हो जाता है, ये चीज खत्म होगी। अब ये इधर चला जाएगा तो माइनस का डिवाइड में चला जाएगा, माइनस डिवाइड में -5 आ जाएगा, तो क्या हो गया आंसर, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6/5 आ जाएगी। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं, कोई इतना बड़ा मैथ्स नहीं है। तो ये आ गया दोस्तों। फिर हम लोग क्या किया करते थे, इसको नाम दे देते थे, ये फर्स्ट सोल्यूशन बना, ये सेकंड सोल्यूशन बना, ये थर्ड सोल्यूशन बना। ठीक है, फर्स्ट सोल्यूशन, सेकंड सोल्यूशन, थर्ड सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, क्यों सोल्यूशन कह रहे हैं, याद करो 8वीं क्लास का कॉन्सेप्ट। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखिए एक वैल्यू, चलिए कोई भी एक चूज कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने थर्ड पे चेक करना चाहता हूं कि सोल्यूशन क्यों कह रहे हैं भाई, इसको देख लेते हैं चेक करके। 8th वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, इसको डिवाइड कर दो, इसको बोलो RHS वाला पोर्शन है, इसको बोलो LHS वाला पोर्शन है, और यहां पे हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, चेक C, हम C को चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई सोल्यूशन कहलाने योग्य है ये चीज कि नहीं है। चलिए LHS में क्या था दोस्तों, हमारे पास LHS में है 3x माइनस 5y, RHS में क्या है दोस्तों 6। चलिए डालते हैं, x की वैल्यू क्या है, ये है ना x की वैल्यू, और ये रहा आपका y की वैल्यू, पुट करते हैं। देखिए 3 टाइम्स
0 माइनस 5 टाइम्स नेगेटिव 6/5। ये देखिए ये तो खत्म हो गया जी। क्या आंसर है, यहां लिख देता हूं 0, ये कट गया है ना, और माइनस माइनस बिकम +6। 0 + 6 कितना होता है 6। देख रहे हैं ये 6 और ये 6 मैच कर रहा है, हेंस चेक्ड, ये वैल्यू चेक्ड हो रही है। तो तभी तो हम कह रहे थे ए बी सी ये फर्स्ट सॉल्यूशन कहलाता है, ये सेकंड सॉल्यूशन कहलाता है, ये थर्ड सॉल्यूशन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्यूशंस निकालते थे। याद है ना, मैंने बोला था 3-4 सॉल्यूशन निकाला, देखिए 3 सॉल्यूशंस हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये एक कहानी आपको समझ में आ गई एबीसी कैसे निकाली जाती है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की एबीसी कैसे निकाली जाती है, ये हमको समझ में आ गया। ये 9th में पढ़ा था बाय द वे। फिर हमने ये देखा 9th का ही कॉन्सेप्ट कि उस लीनियर इक्वेशन का, ये है अपना लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन के 3 या 4 सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। अभी फिलहाल के लिए 3 निकाला, आप 4 निकाल लीजिए, 5 निकाल लीजिए। अब देखते हैं कि ये तो था फिजिकल मीनिंग एल्जेब्रिकली, अगर हम देखें तो एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन। अगर मैं इसी चीज को जानना चाहूं कि ये सॉल्यूशन ग्राफ पे कैसे एक्ट करते हैं, ग्राफ के ऊपर कैसे नजर आएगा, ये रहा तीसरी चीज जो आपने 9th में सीखी थी कि ग्राफ पे क्या नजर आएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको, अगर आप एक प्रॉपर ग्राफ लें, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर एक प्रॉपर ग्राफ लें, ये रहा आपका ग्राफ, अगर एक प्रॉपर ग्राफ लें और इन पॉइंट ए बी सी को प्लॉट करें, ठीक है, प्रॉपर का मतलब हो गया कि बाकायदा एक आपके पास ग्राफ शीट पड़ी है, उसके ऊपर आपने सारे डिनोशंस आपने लिख दिया, दिस इज योर ओरिजिन 0,0, इधर ले लिया, ये सारी चीजें आपने भर दी। उसके बाद जब आप इसको पॉइंट को प्लॉट करोगे, कैसे करोगे, एक्स की ये एक्स एक्सिस होता है बाय द वे, एक्स डैश एक्स, ये रहा वाई, वाई डैश। एक्स की वैल्यू कितनी है 2, वाई की वैल्यू 0, मान लीजिए 2,0 यहां पे आ गया, ये रहा आपका ए, फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, ठीक वैसे ही अगर बी को प्लॉट किया जाए तो नेगेटिव एक्स की वैल्यू क्या है 1/3, 1/3 कितना होता है, मान लीजिए 10.33, इधर बहुत नजदीक होगा इधर, और -1, तो ये करीब करीब नीचे की तरफ आएगा, मान लीजिए ये इस तरफ में कहीं आ गया, -1 मान लो इधर आ गया, इस तरफ में आ गया, तो इसको बी कह दिए। ठीक है, फिर क्या है 0, -6, 0, -6/5, -6/5, 6/5 कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग, तो 0, 1 पॉइंट समथिंग जो होगा वो करीब करीब इस तरफ आएगा, ये रहा आपका सी। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे ना, जब आप इसको ज्वाइन करेंगे दोस्तों, इन तीनों पॉइंटों को, पॉइंट ए शायद दिख रहा होगा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन नजर आती थी दोस्तों। ये क्लास 9th में हमने पढ़ा था। तो तीनों चीज के डिस्क्रिप्शन आप लोग मोटा मोटा समझ गए होंगे। अच्छा, कोशिश ये किया कीजिए कि ये जो है ना फ्रैक्शन में ना आए, तो ऐसे हमें पॉइंट सोचना पड़ता है कि जो कि होल नंबर्स में आए, ताकि उनको प्लॉट करना थोड़ा आसान हो। होल नंबर कहना ठीक नहीं हो, क्योंकि नेगेटिव भी आ सकता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सॉलिड नंबर्स होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स के रूप में आए, सॉलिड इंटीजर्स के रूप में जो आए, तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। तो हमने क्या सीखा दोस्तों, हमने सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अभी नहीं सीखा, अभी हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशन सीखा, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के बारे में जाना, जो कि हमने 9th में पढ़ा था। 8th में 1 वेरिएबल पढ़ा था, 9th में 2 वेरिएबल पढ़ा था। और 9th में जब 2 वेरिएबल्स पढ़ा था दोस्तों, तो ये 3 मोटी मोटी ज्ञान वाली बातें हमने 9th क्लास में सीखी थी। एक एबीसी पहचानना, ठीक है, जर्नल फॉर्म से कंपेयर करके, जैसे इधर किया था, कंपेयर करके एबीसी पहचानना। दूसरा 3 या 4 सॉल्यूशंस निकालने, ये सीखा था हमने। और चौथा दूसरा ये, फिर तीसरा हमने देखा था ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, कि इस लाइन को, ये जो लीनियर इक्वेशन जो है, इसको किस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट हो जाता है। जब हम सॉल्यूशंस निकालते हैं और जब हम उसको प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो गुरु मंत्र याद रखिएगा, क्या है, #" में याद रखिएगा गुरु मंत्र, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दोस्तों। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज represents a straight line on a Cartesian plane or graph or 2D or a plane। सबका मीनिंग एक ही होता है बाय द वे।
ग्राफ को फैंसी में हम फैंसी नेम के तहत हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, या सिर्फ प्लेन भी कहते हैं, या डायरेक्ट बोल देते हैं भाई 2 डायमेंशन, या ग्राफ को ग्राफ भी बोल देते हैं, सबका मीनिंग एक होता है। तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज हमने 9th में पढ़ी। जब 8th में वो सब पढ़ लिया, 9th में ये पढ़ लिया, तो अब 10th में कौन सी नई बात है, क्या है? यही है हमारा टॉपिक दोस्तों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब यहां से 10th क्लास के बारे में मैं आप लोगों को बताना शुरू करूंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा कि 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मीनिंग है। सो अगेन आई नीड माई बोर्ड। तो दोस्तों अभी तक हमने 8th के कॉन्सेप्ट देख लिए कि 8th में हमने बेसिकली लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ा, फिर हमने देख लिया 9th में हमने क्या पढ़ा। अब हम देखने वाले हैं 10th में। जैसे कि मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा था, यहां पे पेयर होगा। पेयर किसका होगा दोस्तों? लीनियर इक्वेशन का। तो अभी तक हमने 9th में क्या पढ़ा था, एक बार देखिए। 9th में हमने पढ़ा कि हमारे पास इक्वेशन हुआ करती थी, इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन होती थी, है ना, और इसको हमने 3 चीजें कर डाली थी, मेजरली 3 चीजें 9th में करी थी। एक तो ए बी सी पहचानना, है ना। दूसरा हमने क्या किया था दोस्तों, क्या किया था, सॉल्यूशंस निकाले, 3 या 4 सॉल्यूशंस निकाले। और उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि ये ग्राफ के ऊपर होता है। अच्छा, और ये जो सॉल्यूशंस होते थे ना, थोड़ा रिकैप कर रहा हूं, ये जो सॉल्यूशंस होते थे ना, वो बेसिकली ग्राफ पे जो स्ट्रेट लाइन आती थी वो इसके ऊपर होते थे। मीनिंग ये जो सॉल्यूशंस हैं, मान लीजिए ये आपकी ग्राफ आई है, ये इसी के ऊपर होते थे, है कि नहीं? यही चीज हमने देखा ना, मान लो 3 सॉल्यूशन निकाले हैं तो ये इस लाइन के ऊपर ही होते थे। इनफैक्ट इन्हीं पॉइंटों की मदद से या इन्हीं सॉल्यूशंस की मदद से हम स्ट्रेट लाइन बनाते थे। ये तो थी कहानी क्लास 9th की, है ना। इसके बारे में अभी हमने देखा था। अब 10th में क्या है दोस्तों, सेम चीज है, सेम चीज है, बशर्ते यहां पे 2 इक्वेशंस होंगी। अब उन्हीं 2 इक्वेशनों के साथ हम बहुत सारी चीजें खेलेंगे, जैसे हम ग्राफ के ऊपर 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और फिर उनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे कि भाई वो जो 2 लाइनें हैं वो किस प्रकार से आपस में बिहेव कर रही हैं या इंटरेक्ट कर रही हैं। जैसे क्या वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे के, या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी भी एंगल पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं। कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर लाई करना। यही 3 चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा क्या हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता। 2 लाइनें आपस में यही 3 चीजें कर सकती है ना, एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं, या एक दूसरे को कट कर सकती हैं, सो कॉल्ड इंटरसेक्ट कर सकती हैं। और तीसरी चीज दोस्तों वो ये कि या तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकती हैं, जिसे हम कोइंसिडेंट कहते हैं मैथ्स के टर्म में। एक चीज तो ये हम लोग देखेंगे, 2 इक्वेशन है तो भाई 2 लाइनें हैं तो उनके इंटरेक्शन के बारे में देखेंगे ग्राफ के अंदर। दूसरी चीज, हम एल्जेब्रिकली भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विदाउट ग्राफ। तो यही सारी चीजें हैं अपने पास 10th में, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, उसको हम शॉर्ट आउट करेंगे और फिर ये मोटा मोटा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। तो इन्हीं सब इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो अब यहां पे एक इक्वेशन नहीं होगी, किसी से अगर मैं जनरल फॉर्म की अगर बात करूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 इक्वेशंस होंगी। मतलब ये कुछ इस प्रकार से होंगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहली इक्वेशन ऐसे नजर आएगी, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन भी सेम मैं लिख देता हूं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा ना अटपटा लगता है कि सेम लिख दिया यार, ऑब्वियसली, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस ही है इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन इसको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड टू डिनोट द थिंग्स मोर क्लियरली, हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं a1 b1 c1, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं a2 b2 c2। तो ये दर्शा देता है कि ये जो इक्वेशन है दोस्तों, ये पहली इक्वेशन कहलाती है, और ये जो है दोस्तों ये दूसरी इक्वेशन कहलाती है। जैसे आप 9th में एबीसी को पहचानते थे ना, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले ही, एबीसी हम 9th में पहचानते थे ना,
वैसे ही दोस्तों हमें जरूरत पड़ेगी, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, A1 की जरूरत पड़ेगी, B1 की हमको जरूरत पड़ेगी, C1 की जरूरत पड़ेगी, वैसे ही A2 की जरूरत पड़ेगी, B2 की जरूरत पड़ेगी और C2 की भी जरूरत हमको पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर हम बहुत सारे चीजों को परफॉर्म करेंगे, लॉट ऑफ वर्क होगा, लॉट्स ऑफ वर्क इसके ऊपर हम लोग करेंगे। तो ऑब्वियसली आप काम तभी कर पाएंगे जब आपको ये पहचानने आएगा, है ना। तो पहचानना बहुत सिंपल है। ठीक वैसे ही जहां पर आप ABC पहचानते थे 9th क्लास के कॉन्सेप्ट में, वैसे ही 10th में सेम चीज, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम चीज हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 वैसे ही हम लोग पहचानेंगे। और क्यों पहचानने, क्यों उसकी जरूरत है? क्योंकि इन्हीं के ऊपर हम लोग काफी काम करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 10th ऑफ CBSE दोस्तों। ठीक है, ये चीज तो हो गई, ये चीज तो हो गई। अब देखिए, जैसे हम इसकी सॉल्यूशंस निकालते थे ना, 3 और 4 सॉल्यूशन, तो वैसे ही हम इसका भी निकालेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, रुकिए उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, लाइफ में एक चीज याद रखिए, जितने वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशंस के अंदर, लीनियर की बात कर रहा हूं फिलहाल में, ठीक है, जितने वेरिएबल्स होते हैं लीनियर इक्वेशंस के अंदर, अभी तो आपके कोर्स में 2 वेरिएबल्स हैं, 11th 12th में 3 और 4 वेरिएबल्स पे भी काम होता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए अलग मेथड्स हम लोग अप्लाई करते हैं सॉल्व करने के लिए। खैर, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि लीनियर इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स होते हैं ना, फिलहाल आपके पास 2 वेरिएबल्स कोर्स में है, देखो ना, इन 2 वेरिएबल्स कोर्स में है, तो जितने वेरिएबल्स आपके लीनियर इक्वेशंस के अंदर होंगे उतने इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू गेट द सॉल्यूशन। मीनिंग अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ एक ही इक्वेशन से निकाल सकते हैं, जो प्रोवाइडेड इक्वेशन है उसी से निकल जाएगी। अगर 2 वेरिएबल शामिल हैं लीनियर इक्वेशंस में, 2 वेरिएबल शामिल हैं, तो आपको बाय हुक और बाय क्रुक आपके पास 2 इक्वेशंस चाहिए ताकि 2 वेरिएबल सॉल्व हो सके। वैसे ही आप, अगर आपके पास 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, तो अगर आप उन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, तो आपके पास होना ही चाहिए 3 इक्वेशन। अगर 3 इक्वेशंस नहीं होंगी ना, तो सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल्स है तो 3 इक्वेशंस चाहिए, अगर आप उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो। 4 वेरिएबल्स हैं तो आपके पास 4 इक्वेशंस होनी चाहिए, 5 वेरिएबल्स हैं तो 5 इक्वेशंस होनी चाहिए लीनियर इक्वेशंस की मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी, अर्थात एंड ऑफ द डे हमसे ये पूछा जाएगा कि x और y की वैल्यू निकालो। अगर मान लीजिए ये इक्वेशन नहीं है, सिर्फ एक ही इक्वेशन है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। बात समझ आ रही है? पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते। हालांकि इसमें जो आप बोलेंगे कि 9th में तो आपने बताया 3-4 सॉल्यूशंस निकालना, अर्थात इसके एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट लाई करेंगे दोस्त? सोच के देखो, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर कितने पॉइंट्स लाई करेंगे? इंफिनिटी। तो इसके इंफिनिटी सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर 2 लाइनें होंगी ना, तो उन दोनों लाइनें के ऊपर 3 ही कंडीशन हो सकती है जी। या तो एक भी पॉइंट लाइन ना करे, मतलब दोनों पैरेलल हो जाएंगी, या दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा होगा, ठीक है। या तीसरा कंडीशन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल रहा होगा। अगर आप इन वेरिएबल्स का यूनिक सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो आपके पास 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, मोटा मोटा यूं समझ लीजिए, जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशन इन ऑर्डर टू गेट द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दोस वेरिएबल्स। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए उन वेरिएबल्स की, तो आपके पास उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस होने चाहिए जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके इक्वेशंस में हैं। तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हमारे कोर्स में हैं, अर्थात हमें हमेशा और हमेशा, चाहे हम खुद निकालें या हमें प्रोवाइडेड हो, हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी या हमें निकालनी होंगी। 2 इक्वेशंस के साथ ही आप काम करेंगे दोस्तों। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं दोस्तों,
तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब इन दो इक्वेशंस में ए बी सी, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे 9th में था। तो इन दो इक्वेशंस के साथ बेसिकली क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। हम इन दो इक्वेशंस के साथ, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बता रहा हूं मैं, इन दो इक्वेशंस के साथ दोस्तों हम दो मेथडों से सॉल्व करने जाएंगे। हम दो मेथडों से सॉल्व करने जाएंगे जो कि आपके कोर्स में है। पहला मेथड आ जाता है ग्राफिकल, पहला मेथड आ जाता है दोस्तों ग्राफिकल, और दूसरा मेथड आ जाता है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक आ जाता है। ग्राफिकल सिंपल आप लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं, सिंपल आप लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ आप लोग ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियसली इसके 3 या 4 सॉल्यूशंस निकाल लीजिएगा, इसके 3 या 4 सॉल्यूशन निकाल दीजिएगा, उठा के ग्राफ पे बना दीजिएगा। ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे कि इंटरप्रेट का मतलब होता है कि जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, इंफॉर्मेशन को डिड्यूस करेंगे, इसका मतलब ये होता है। इंटरप्रेट आप करके क्या आप लिख सकते हैं, 3 केसेस आप बताएंगे, 3 में से किसमें वो लाई कर रहा है, वो तो आंखों का प्रयोग करेंगे आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और बता देंगे दिस इज हैपनिंग, और वो क्या दिस हैपनिंग हो सकता है, वो 3 ही में से कोई एक केस बनेगा। या तो लाइंस जो होंगी, ध्यान दीजिएगा, लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी, क्योंकि दोस्तों ये एक लाइन बनाएगा, ये एक लाइन बनाएगा ग्राफ के ऊपर, तो वो दोनों लाइनें आपस में या तो पैरेलल होंगी, ठीक है, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या तीसरा दोस्तों वो कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड टू ईच अदर, या तो वो कोइंसाइड करेंगी। यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, सोच के देख लीजिए आप, ठीक है। एक चीज तो ये हम लोग करने वाले हैं। दूसरा, एल्जेब्रिक मेथड में हम लोग x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे ऑफ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए ही सिर्फ एल्जेब्रिक लगाया जाएगा। ग्राफिकल किसी के लिए भी लगा लो जी, वो तो आप देख के बताएंगे। एल्जेब्रिक जो मेथड हम यूज करेंगे दोस्तों, दैट इज गोइंग टू बी ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनिक सोल्यूशन। अभी मीनिंग क्या होता है मैं अगले 5-10 मिनट में आपको मालूम चल जाएगा। खैर इतना याद रखिए, एल्जेब्रिक यूनिक सोल्यूशन निकालने के लिए यूज होता है और ग्राफिकल सिर्फ लाइनों के इंटरैक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग जो होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है बाय द वे यूनिक के लिए, ये यूनिक सॉल्यूशंस के लिए बता रहा होता है। ये जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो और अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये डीपी सर ने अभी क्या क्या बातें कही हैं, ये बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन भी देख रहे होंगे। एल्जेब्रिक में दोस्तों देखिए हमारे कोर्स में जो है, देखिए हमारे कोर्स में जो है एल्जेब्रिक 10th के मुताबिक पहला है दोस्तों, आप लोग करेंगे एलिमिनेशन, एलिमिनेशन आप लगाएंगे। दूसरा आपके कोर्स में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीसरा जो है, ये सब सीखना है हमने, ये हमारे कोर्स में है। तीसरा जो है दोस्तों एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, BSUBUS, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड है दोस्तों। और एक और मेथड होता है आपका एल्जेब्रिक में ही, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ये बेसिकली मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये जो है आप पढ़ते हैं क्लास 12th में,
ये जो है आपके कोर्स में से हटा दिया गया है। अभी 2021 सेशन में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हटा दिया गया है। तो इस साल जो रखा गया है दोस्तों, इस साल जो आपके कोर्स में रखा गया है वो सिर्फ एलिमिनेशन को रखा गया है, सब्स्टिट्यूशन को रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, एंड ग्राफिकल को रखा गया है। बाकी मैथ्स के प्रॉपर सिलेबस के लिए, मैथ्स की प्रॉपर सिलेबस के लिए, इस सेशन का जो मैथ्स का प्रॉपर सिलेबस है उसके लिए मेरा एक वीडियो है ऑलरेडी चैनल पे, रियल स्टडी विद डीपी चैनल का नाम। तो इस चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी सिलेबस के, मैथ्स के सिलेबस के ऊपर बकायदा कंपैरिजन करके कि लास्ट ईयर क्या था और इस साल पोस्ट कोविड पेंडेमिक की वजह से जो हमारे सिलेबस में जो बदलाव लाए गए हैं उसके ऊपर बकायदा आपके मैथ्स के सिलेबस के ऊपर मैंने वीडियो बना के कंपेयर करके, वर्ड बाय वर्ड कंपेयर करके मैंने बना के रखा हुआ है। आप उसको एक बार प्रॉपरली देख लीजिएगा कि थर्ड चैप्टर में आपके कोर्स में एग्जैक्टली है क्या। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों इस पूरे चैप्टर के अंदर? ग्राफिकल मेथड हम पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ एलिमिनेशन पढ़ने वाले हैं और सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। इन दोनों को क्यों नहीं पढ़ने वाले हैं? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है दोस्तों वो आपके इस साल के कोर्स में से हटा दिया गया है। और रही बात मैट्रिसेस या मैट्रिक्स जो है, ये क्लास 12th में है। इसमें जानते हैं क्या होता है? इसमें 3 या 4 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का होता है। क्योंकि अगर आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे ना तो 3-3, 4-4 पन्ने भर जाएंगे इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालते निकालते। अब सोचो ना, चार इक्वेशंस हैं आपके पास, 4 वेरिएबल्स हैं, उसके ऊपर काम करके x, y, z से w, इन 4 वेरिएबल्स को निकालना है तो वो बहुत लेंदी हो जाता है। तो ये बहुत शॉर्टकट मेथड है, वर्ल्ड्स शॉर्टकट मेथड। आप बोलोगे इसको तो 10th में भी होना चाहिए। तो ऐसा है दोस्तों, 12th में बकायदा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पे ना 2 चैप्टर्स बनाए गए हैं। सारा कुछ 10th में ही पढ़ लोगे तो 12th में क्या पढ़ोगे, है कि नहीं? तो खैर वो अब सीबीएसई का करिकुलम है ऐसा, व्हाट कैन आई डू। तो हम लोग कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे वीडियो सेशंस में? हमें एलिमिनेशन देखना है और सब्स्टिट्यूशन देखना है, एज वेल एज हमने ग्राफिकल देखना है कि कैसे ये सॉल्व होते हैं। तो ये चीज अभी तक आप लोगों को मालूम चल गया कि 10th में बेसिकली हमने क्या पढ़ना है। अच्छा, आई नीड द बोर्ड, आई नीड टू रब द बोर्ड, और उसके बाद फिर मैं सीधा आ जाता हूं, 2 इक्वेशंस को मैं लेता हूं और फिर उसमें हम लोग काम करके देखते हैं कि क्या कुछ है। ठीक है, सो लेट मी रब माई बोर्ड। सो नाउ आई हैव माई बोर्ड। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास दोस्तों क्या होगा, यूजुअली हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी जिस पे हमको काम करना होगा। ये पहली इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है, और ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन। ये हमको दूसरी इक्वेशन कहलाएगी। अब देखिए, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम जो ये 2 इक्वेशन, जो हमें ये जो 2 इक्वेशन गिवन है, ये सॉल्व करने के बाद तो हमको मालूम चल जाएगा कि भाई यूनिक सॉल्यूशन आया कि नहीं आया, कि दोनों लाइनें जो हैं ग्राफ के ऊपर पैरेलल हैं, कि कोइंसाइड कर रही हैं, कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये तो हमें तभी ना मालूम चलेगा जब हम इनको सॉल्व करके बकायदा बनाएंगे ग्राफ के ऊपर, तभी ना मालूम चलेगा। या हम इनको सॉल्व करें और आंसर निकालें और यूनिक आंसर आ गया तो हम बोल देंगे कि यूनिक आ गया। तो ये हो गया कि काम कर लिया, फिर हमको बाद में मालूम चला। लेकिन हमारे पास एक ऑसम तरीका है। एक ऑसम तरीका क्या है कि बिना सॉल्व किए, चाहे ग्राफिकल हो चाहे एल्जेब्रिक हो, बिना सॉल्व किए हम इन दोनों इक्वेशनों के नेचर के बारे में हम बता सकते हैं, है ना? ऑसम चीज, बिना सॉल्व किए हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों लाइनें जो होंगी वो आपस में कैसे अपने दोनों जो लाइनें होंगी वो कैसे आपस में इंटरैक्ट करेंगी। बिना सॉल्व किए हम ये बता सकते हैं। साथ ही साथ हम बता सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा भी कि नहीं होगा, कि मालूम चला आपने एलिमिनेशन लगा दिया,
सॉल्व कर दिया, आंसर ही नहीं आया, या अटपटे चीजें आ रही हैं, जितनी बार सॉल्व हो रहा है कुछ अलग ही आंसर्स आ रहे हैं, या आपस में कैंसिल आउट हो गया, इक्वेशन ही कैंसिल आउट हो गई और आप परेशान, यार ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है, मैं कहां मिस्टेक कर रहा हूं या कहां मिस्टेक कर रही हूं, आपको मालूम ही नहीं चल रहा है कि नहीं। तो बिफोर सॉल्विंग द एक्चुअल टू इक्वेशंस हम पहले से ही पता कर सकते हैं कि ये दोनों लाइनें आपस में कैसे बिहेव करेंगी या इंटरैक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ। तो वो तरीका पहले मैं आपको बताता हूं, फिर सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सेंस बनेगा ज्यादा। तो ये हमारे पास दो हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि फॉर्मूला कुछ ऐसे है, मैंने आपको बताया था ना कि आपको किसी भी हालत में आपके पास A1, B1, C1, A2, B2, C2 निकालने आना चाहिए। ये तो खैर 9 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो ये आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड हम मालूम करेंगे टू नो, अभी मैं जो बताने वाला हूं वो इसी पे बेस्ड है, टू नो अबाउट द बिहेवियर ऑफ लाइंस। क्यों मैंने लाइंस बोला, क्योंकि ये पहली लाइन ये दिखाती है, लाइन 1 ये दिखाएगी, लाइन 2 ये दिखाएगी, ये पहली लाइन को शो करेगा, ये दूसरी लाइन को शो करेगा। ये दोनों लाइनें आपस में कैसे बिहेव करेंगी बिना सॉल्व किए, बिना ग्राफ पे बनाए, सिर्फ इनकी जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट है इनकी मदद से हम बताने वाले हैं। तो क्या तरीका है यहां पे देखिए, लेकिन ये तरीका आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब ये चीज आपको निकालने आती होगी। तो पहले मैं ऐसे बता देता हूं, फिर दो इक्वेशन, दो आर्बिट्री इक्वेशंस लेंगे, उसको फिर करके और फिर देखेंगे तो और अच्छी तरीके से मजा आएगा, समझ में आएगा। चलिए, तो याद रखिएगा, इसको बोल दीजिए ऑसम मेथड, ऑसम मेथड फॉर बिहेवियर ऑफ लाइंस। लाइंस की बिहेवियर के लिए जो ऑसम मेथड है वो ये है। याद रखिए दोस्तों, इसको हैशटैग दे दो। याद रखिएगा, पहली चीज, अगर A1/A2 आप निकाल लीजिए, ठीक है, वो अगर आपस में इक्वल नहीं है B1/B2 के। देखो दोस्तों, यहाँ A1, B1, C1, A2, B2, C2 जब आप निकाल लोगे ना, तो A1/A2 इधर कहीं कोने में सॉल्व कर लेना, B1/B2 कहीं कोने में सॉल्व कर लेना और बोल देना ये दोनों भाई आपस में इक्वल नहीं आया, फॉर इंस्टेंस नहीं आया। तब जानते हो क्या सिचुएशन बनती है? सिचुएशन बनती है दोस्तों कि इसका जो आंसर आएगा, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, इसका जो ग्राफ जो बनेगा, इस टाइप की लाइन जिसमें ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा दोस्तों इंटरसेक्टिंग ग्राफ। क्या बनेगा? इंटरसेक्टिंग ग्राफ। मतलब इसमें जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन बोलूं क्या? ग्राफ की जगह लाइन बोलता हूं, ज्यादा सेंस बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, मतलब ग्राफ के ऊपर मान लो ये ग्राफ है आपका, इसके ऊपर मान लो एक लाइन यूं गई, एक लाइन यूं गई, ये रहा लाइन 1, मान लो ये रहा लाइन 2, तो ये कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है तो, या दूसरे शब्दों में भी याद रखिएगा, दूसरे शब्दों में दोस्तों हम कह पाएंगे कि इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। मान लो ग्राफिकल से आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, आप अलजेब्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं, तो इंटरसेक्टिंग होगी, अर्थात दूसरे अलजेब्रिक वर्ड में अगर मैं बात करूं तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, मीनिंग एक यूनिक एक्स और वाई की वैल्यू जिंदा हो जाएगी, आपको मिल जाएगी जब आप अलजेब्रिक मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन फिलहाल के लिए। और तीसरी बात हम इसको बोलते हैं, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है इस कंडीशन को, उसको हम बोलते हैं दोस्तों कि ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, बस नाम दिया गया है कि इस टाइप की चीजों, क्योंकि एक आंसर आया है जी तो कंसिस्टेंट है, कोई भी आंसर आए प्रॉपर वे में तो वो कंसिस्टेंट है। तो क्या हुआ, पहले केस में हमने क्या सीखा कि A1/A2 अगर इक्वल नहीं होगा B1/B2 के तो वो इंटरसेक्टिंग बनेगा, और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो यूनिक बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन दिखाएगा, और तीसरे शब्दों में कह सकते हो कंसिस्टेंट शो करेगा।
एक चीज तो ये। दूसरी बात दोस्तों, मान लीजिए A1 बाई A2 इक्वल हो गया B1 बाई B2 के, ठीक है। तब आप तीसरा भी चेक करेंगे, फिर आप तीसरा भी चेक करेंगे कि क्या वो C1 बाई C2 के इक्वल है। अगर मान लो तीसरा C1 बाई C2 जो है वो इक्वल नहीं हुआ, मतलब ये वाली कंडीशन, ये वाली अगर कंडीशन होती है तो देखिए दोस्तों क्या होता है, एक्चुअल में क्या शो करता है। अभी तो मैं आपको बस दिखा रहा हूं, और अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये चीज आप देख लेंगे, फिर यहां पर दो इक्वेशन ले लेंगे, फिर उसको एक्चुअल में करके देखेंगे कि कैसे बिहेवियर है। चलिए देखते हैं। तो इसमें तीन सिचुएशंस क्या बनेंगी। ये चीज अगर होती है दोस्तों, एक्सक्यूज मी, अगर ये चीज अगर होती है तो ग्राफ के अगर सेंस की अगर हम बात करें तो ये पैरेलल लाइंस बनेंगी, पैरेलल लाइंस दिखेंगी ग्राफ के ऊपर, लाइंस, पैरेलल लाइंस दिखेंगी। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, और में आप कह सकते हो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर पैरेलल लाइंस हैं, यहां पे समझो, मान लो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, और यहां पे आ गया जी ये एक ऐसी लाइन आ गई, और मान लो ये एक ऐसी लाइन आ गई, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई, ठीक है। ग्राफ पे कुछ इस प्रकार का नजर आया, इधर एरो नहीं दिखाया था क्या, चलिए इस टाइप का पैरेलल आ गया। कैसे भी आ सकती है, ऊपर भी हो सकती है, कहीं भी, मतलब पैरेलल लाइंस दिखेंगी, तो पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसका नो सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। क्यों नहीं है कोई सोल्यूशन, क्योंकि आपस में ये इंटरसेक्ट ही नहीं की। इंटरसेक्ट करेंगी तभी तो एक प्रॉपर सोल्यूशन आएगा, तो वो कर ही नहीं रही है तो है ही नहीं। और तीसरे में हम लोग कह देंगे दोस्तों, क्योंकि सोल्यूशन ही नहीं आ रहा तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, NISTENT, इनकंसिस्टेंट इसको कहा जाता है। तो ये थी आपकी दूसरी कंडीशन। उसी प्रकार से एक और कंडीशन हो सकती है, एक और पॉसिबल कंडीशन हो सकती है कि A1 बाई A2 इक्वल मिल जाए B1 बाई B2 के, और ये भी इक्वल मिल जाए C1 बाई C2 के। देखो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पहला ही अनइक्वल हो गया, फिर दूसरा इक्वल हो गया, और तीसरे में सब आपस में इक्वल हो गए। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनकर आती है दोस्तों, आई नीड टू सिट ओवर हियर, अगर ऐसी इक्वेशन बन के आती है दोस्तों, तो हमारे पास तीन कंडीशंस क्या बनकर आएंगी, ये जरा देखते हैं। अगर मैं ग्राफ पे बात करूं, अगर मैं ग्राफ के सेंस में बात करूं, तो लाइंस जो होंगी ना वो आपस में कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड लाइंस करेंगी। अब ये कोइंसाइड का क्या मतलब है, मान लीजिए ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन आ गई, ऐसे आ गई ना, फिर दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी, समझ गए आप लोग। तो दूसरी, तो इसका मतलब हो गया कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे। ये साइन ना इंफिनिटी का होता है, ये तो 8 बन गया, और इसको अगर आप लिटा देंगे तो इंफिनिटी कहलाता है, इंफिनिटी सॉल्यूशंस निकलेगा। क्यों निकलेगा भाई इंफिनिटी सॉल्यूशन, क्योंकि कॉमन जो पॉइंट्स होते हैं ना उन्हीं को हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होते हैं, है कि नहीं, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होंगे, इस वजह से हम बोलते हैं इंफिनिटी सॉल्यूशन। और तीसरे शब्दों में हम बोल देंगे, चूंकि सॉल्यूशन तो है, चाहे वो इनफाइनाइट ही सही, सॉल्यूशन तो है, तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट भी बोला जाता है, कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। तो ये है हमारे तीन सिचुएशंस जिसमें से किसी एक में हिट करेगा, 100% किसी एक में ही हिट करेगा। तो ये था बेसिक नॉलेज, ऑसम मेथड फॉर द बिहेवियर ऑफ लाइंस। तो वो दो लाइंस जो ये दो इक्वेशंस शो कर रही हैं वो आपस में क्या शो करती हैं उसके बारे में ये है। एक काम करते हैं, दो आर्बिट्री एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको अब किसी चीज को अप्लाई करके देखते हैं कि वो कैसे शो कर रही है, ठीक है। तो यहां पे मैं डाल देता हूं, ठीक है, देखिए कैसे, देखिएगा दोस्तों, ये लिखिए। पहली इक्वेशन मैं ले लेता हूं, मान लीजिए 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 2 मान लो, ठीक है, ये आ रही हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन मान लीजिए
4x माइनस से 10y इक्वल माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये दूसरी मान लो। तो सबसे पहला काम क्या है जी? सबसे पहला काम क्या है जी? सबसे पहला काम है कि एबीसी को पहचानना, ठीक है। तो कंपेयर कर लेते हैं, कहां शो करूं, यहीं पे शो करता हूं। देखिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं पहली इक्वेशन के लिए 3x यूं लिख सकता हूं प्लस माइनस 5y, अब उस 2 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, प्लस -2 इक्वल्स टू 0, है ना। ये मैंने कर दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो मेरे पास a1 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 3 आ गई। b1 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? -5 आ गई। c1 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? -2 आ गई। यही कार्यक्रम हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी कर लेते हैं। इसको कहां शो करूं, कहां शो करूं? यहां शो कर दूं, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। इसको ग्रीन में कर देता हूं, रुको। तो जैसे ही इसको हम लोग लेकर आएंगे इधर, तो इक्वेशन देखिए कैसे नजर आएगी। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 4x, ठीक है, प्लस -10y 10y प्लस -7, ये तो पक्का पकाया मिल गया, इसी तरफ था, इक्वल्स टू 0। कंपेयर किससे करूं? a2 बोलेंगे ना, सेकेंड इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा दोस्तों, तो a1 की वैल्यू मुझे नजर आएगी 4, b2 की वैल्यू मुझे नजर आएगी -10, c2 की वैल्यू नजर आएगी -7। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख देते हैं, ठीक है, और फिर इसके अंदर हम लोग डाल के देखते हैं कि किसमें ये बिहेव करेगा, किसमें ये लाई करेगा, रादर किसमें ये लाई करेगा। चलिए इन सब की वैल्यूज जरा लिखते हैं, क्या क्या आ रहा है। a1 की वैल्यू दोस्तों हमने क्या निकाली हुई है? 3, लिख दो जी। b1 की वैल्यू क्या निकली हुई है? -5, लिख दो। c1 की वैल्यू क्या निकली हुई है? -2, डाल दिया। बहुत अच्छा जी। अब आ जाओ a2 में। a2 की वैल्यू क्या निकली हुई है? 4, ठीक है। b2 की वैल्यू क्या निकली हुई है? -10, और c2 की वैल्यू दोस्तों क्या निकली हुई है? -7, है ना। तो ये वैल्यूज अब समझ में आ रहा है ना कि ये निकालना बहुत जरूरी होता है, जो कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है। चलिए देखते हैं, पहले a1 यहां पे सॉल्व करता हूं, सबके वैल्यूज मैं निकाल लेता हूं, क्योंकि उन्हीं को नहीं तो देखना है ना। पहले मैं a1/a2 निकाल लेता हूं। a1/a2 मेरे पास क्या आएगा, यहां लिख लेता हूं। b1/b2 मेरे पास क्या आएगा, यहां लिख लेता हूं। और c1/c2 मेरे पास क्या आएगा, यहां कर लेता हूं। चलिए a1/a2 क्या नजर आ रहा है मुझे नजर आ रहा है 3/4, है कि नहीं? 3/4, वो देखिए ऊपर में 3/4 यहां पे डाल दिया। अच्छा, पता नहीं नजर आ रहा है कैमरे में कि नहीं, ऐसे लिख देता हूं आप लोगों को नजर आए। b1/b2 देख लेते हैं, वेयर इज b? b आ गया -5 और ये आ गया 10, -5 अपॉन में -10, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 1 जा 2 जा, तो b1/b2 दोस्तों मेरे पास क्या आ रहा है? 1/2, ऐसे कर देता हूं, याद रहेगा। यहाँ पे a1/a2 क्या आया है? 3/4, ये लिख देता हूं, ठीक है। हालांकि अब मैं देख सकता हूं कि ये दोनों आपस में अनइक्वल है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, पहला ही सेट मिल गया, ठीक है, पहला ही सेट मिल गया। अब मान लीजिए ये दोनों अगर आपस में इक्वल होते, तब मैं थर्ड भी करता, है ना, किसी एक में ही हिट करता है, ठीक है। तो अब मैं तब मैं करूंगा थर्ड जब ये दोनों आपस में इक्वल मिल जाए। चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं मिले हैं, तो मेरा पहला ही कंडीशन हो गया, तो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर फन मैं निकाल देता हूं क्या जाता है। c1/c2 कितना है दोस्तों? c1/c2 हो जाएगा -2 ओवर -7, है ना, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। हालांकि इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो चुका है, इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो चुका है। क्यों इंपॉर्टेंस खत्म हो चुका है? क्योंकि ये दोनों आपस में अनइक्वल आ चुके हैं,
जैसे ही आपके पास, मेरी बात को समझिएगा, जैसे ही आपके पास पहला कंडीशन हिट हो गया तो ये इसको करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने बस ऐसे निकाल दिया कि ऐसे निकाला जाता है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होता ना तो देखिए हमको ढूंढना पड़ता कि इन दोनों में से कौन सा सिचुएशन है, क्योंकि वो तो लाई कर नहीं रहा है। ये दोनों इक्वल हो जाते तो फर्स्ट तो होता नहीं, तो इन दोनों में से कोई एक होता। इन दोनों में से पता करने के लिए फिर हम C1/C2 निकालते। चूंकि ऐसा हुआ नहीं तो इसकी हमें जरूरत नहीं है दोस्तों, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो कंफ्यूजन ना रहे तो मैंने बस निकाल के दिखाया है कि निकालते ऐसे हैं। हालांकि इसको मैं रब कर देता हूं ताकि मन में कोई दुविधा, शंका, विशंका ना रहे। ठीक है, तो बस लिख देता हूं C1/C2 की वैल्यू कि अगर जरूरत पड़ेगी तब हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज यहीं से हम काम चला लेंगे। इत्तेफाक से यहीं पे हमारा काम चल रहा है तो हम लोग लिख देंगे यहां पे लिख देंगे देयरफॉर इस ये वाला सिचुएशन हुआ। अब तो रब करना ही आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो ये वाला मेरा सिचुएशन हुआ, तो ये कहानी आप लिख देंगे। ये पूरी की पूरी इंग्लिश आप उठा के लिख देंगे कि ये वाला सिचुएशन लाई किया है। दिस इज द सिचुएशन, दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन हमारी लाई हुई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे एक्चुअल में सॉल्व किए बगैर हम लाइंस की बिहेवियर बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां तक आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ऐसे ऑसम वीडियोस मैं बना रहा हूं और आप लोगों के लिए ही बना रहा हूं। सो ऑलवेज रिमेंबर, एंजॉय एंड लर्न। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।